Hi, Assalamu alaikum and adab. Welcome you in this tutorial. Today I am going to discuss very simple and important MCQ, and this is second lecture of our important zoology MCQ and BCQ। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया पार्ट 1 के बारे में। और एक सवाल के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर था उसके एक सवाल के बारे में बहुत काफ़ी जो ना एस्पायरेंट ने डिस्कस किया था। दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वन। एंड आज के लेक्चर में हम MCQ 10 MCQ डिस्कस करेंगे और एक दो इसमें BCQs हैं। आप मुझे क्यों सुने? जिसको अच्छी ज़ूलॉजी आती है उनको ये लेक्चर मेरे ख्याल में सुनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो रिपीटेशन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ये सुन सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा अहम है। और इनमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट में कंफ्यूजन काज करता है, दैट्स द साइज स्मॉलनेस ऑफ सेल। कि सेल साइज में छोटा क्यों है। इनके बारे में अक्सर मैं लाइव क्लास में, जो हमारी क्लास फिजिकल क्लास होती है, तो उसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो उनको आज के लेक्चर का मैंने हिस्सा बनाया है। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आप लास्ट मंथ जरूर सीखें। Let's start our discussion. In part 1 of this lecture series, I discuss about attitude, कि कामयाबी के लिए एटीट्यूड का क्या किरदार है। और मैंने ये बात कही थी कि कामयाबी इस रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर एटीट्यूड। अगर प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। Once now you developed an attitude of learning. Now two things are very much important. One is time management and other is the energy management. टाइम मैनेजमेंट, आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप किताबें, अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एड आपको आ जाएगी, तो आपको दिल चाहेगा तो वो देख लें। तो मेन चीज़ है कि आप प्रायोरिटाइज योर वर्क, के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है वो आपको करना है। क्या ये लेक्चर सुनना है, किताब पढ़नी है, ये टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत और क्रिएटिव शेड्यूल के बगैर है कि इस हफ्ते में, इस दिन में, इस महीने में मुझे ये काम करने हैं और इस वक्त काम करने हैं। देन हर एक काम को एक डेडलाइन, के भाई ये 2 घंटे का है कि मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं। 4 घंटे का काम है तो 4, अगर ये चैप्टर 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है तो 1 हफ्ते में करना है। तो सेटअप डेडलाइन ये टाइम मैनेजमेंट में अहम है। और ये जो टाइम मैनेजमेंट में एक किलर है चीज़ है वो प्रोक्रास्टिनेशन, कि हर चीज़ को हम डिले करते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ऐसे साल गुजर जाता है, ऐसी उम्रें भी गुजर जाती हैं कल और परसों करने में। तो ये लाजमन है कि ओवरकम द प्रोक्रेस्टिनेशन, कि डिले ना करें, जो चीज़ जो डेडलाइन सेट की है उस पर चलें। एंड अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे आप ड्राइविंग में मल्टीटास्किंग करेंगे तो उसमें आपका ज़िंदगी खतरा है। यहाँ अगर आप कोई सीरियस काम कर रहे हैं और वो काम जो है ना, आप जो है ना लाइफ टाइम काम है, कि एक कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे हैं, अप्रोच आप किस टॉपिक के बारे में डेवलप कर रहे हैं। अगर उसी वक्त आप फेसबुक या और चीज़ें यूज़ करोगे तो या करोगी तो वो जो कॉन्सेप्ट जो है ना आपका डेवलप नहीं होगा। तो उस वजह जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो तो सारी चीज़ें बंद करके उसी को ही यूनिलैटरली टाइम दें और मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। अदरवाइज कुछ ऐसे काम है जब मैं
घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं है, अपने घर वालों से उनसे बात करता हूँ, तो उस वक्त किसी को मैसेज कर लिया, वो किसी को कॉल जो है ना उठा ली, या कोई डस्टबिन बाहर फेंक कर आना था, या इसी तरीके से थोड़ी सी 4-5 काम होते हैं जो हम कर सकते हैं। तो जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम करें तो उसमें यू अवॉइड मल्टीटास्किंग। ओके, नाउ यू डिसाइडेड, यू क्रिएटेड शेड्यूल, आपने टाइम मैनेज कर लिया कि हर दिन के 8 घंटे आपको करने हैं, 5 घंटे ये काम करना है, या 6 घंटे आपको करना है। अक्सर लोग ऐसे ये शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उस शेड्यूल पे जो है ना वो कायम नहीं आते, वो शेड्यूल पे जो है ना अपना ट्रू सेंस में जो है ना काम नहीं कर सकते। तो उसका ये सबब है कि या तो उनमें एक फिजिकल एनर्जी मैनेजमेंट नहीं होती, आपके पास 10 घंटे तो हैं लेकिन 10 घंटे काम करने की शक्ति आप में मौजूद नहीं, एनर्जी मौजूद नहीं है, तो ये एक क्राइसिस होता है। तो टाइम मैनेजमेंट से अभी ज्यादातर जो अहम चीज है वो एनर्जी मैनेजमेंट है। अब खुद को एनर्जाइज रखें, फिजिकल भी एनर्जी हो सकती है, आप फिजिकली फूड से या खानों से एनर्जी लेते हैं। एक और एनर्जी का काम है कि आप जिस काम को करें उसका कोई ना कोई मकसद हो, कि आपको ये चीज करनी है तो आप वो खुशी महसूस करते हैं, तो इसको हम एनर्जी ऑफ पर्पस कहते हैं। और उसी काम से अगर आप इमोशनली अटैच हैं तो इससे भी एनर्जी मिलती है। आप पॉजिटिव सोचते हैं, इससे भी एनर्जी मिलती है। आप अच्छे लोगों से रहते हैं, इनसे एनर्जी मिलती है। और आप जो है ना जो आपको पीछे धकेलने में लोग रहते हैं, उनके को अवॉइड, जो आपको नेगेटिवली डिस्क्राइब करते हैं उनसे अवॉइड करते हैं, तो उससे भी आप एनर्जी मिलते हैं। तो आप और एक्सरसाइज करते हैं या इबादत लोग कुछ करते हैं उसके एनर्जी मिलती है। कुछ अच्छा सोचने से, पॉजिटिव सोचने से जिनमें कुछ लोग वॉलंटियरी 1-2 घंटे कोई काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। तो काइंडली एनर्जी को मैनेज करें, अपनी एनर्जी मैनेज करेंगे तो आप 8 घंटे टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे। तो कामयाबी के लिए 2 अहम चीजें। सो लेट्स डू मोर थिंग्स। We use scientific method every day. Yes, suppose one morning that your vehicle does not start. Which of the following is a testable hypothesis stemming from this observation? ये MCQ साइंटिफिक मेथड के बारे में है कि हम डेली लाइफ में साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए। आप किस, क्योंकि हमारा बड़ा बहरान ये कि हमें साइंसी तरीके से सोचना नहीं आता है, जो मन में आता है वो निकाल देते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से मेथोडोलॉजी के तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सोचते नहीं हैं। तो ये सवाल है कि एक मॉर्निंग आप उठते हैं और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आपका क्या उसके बारे में, उससे जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी उससे क्या जो है ना हाइपोथेसिस डेवलप होगा। तो क्या ये होगा कि आई एम गोइंग टू बी लेट, हो सकता है ये आप डेवलप कर लें, या माई कार बैटरी इज डेड, ये भी हो सकता है। चेक टू सी इफ आई लेफ्ट द लाइट ऑन, किक द टायर्स, आई विल डू क्वार्ट ऑफ आइल। ये काफी हाइपोथेसिस है, तो मीन्स आप अपने जो है ना हाइपोथेसिस को इससे रिलेट करें कि कि आपकी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट है। तो मैं पहले साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा और देन आप इसे सवाल को जवाब दे सकते हैं। Scientific method is a standard series of steps used in gaining new knowledge that's widely accepted among scientists. तो साइंटिस्ट जो है ना साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं और आम लाइफ में भी करना चाहिए। तो उनके मेन मेथड क्या है, छोटे छोटे मेथड, मेन स्टेप्स क्या है? एक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड फर्दर ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड साइंटिफिक थ्योरी। और भी स्टेप्स हैं लेकिन ये स्टैंडर्डाइज 5 स्टेप्स हैं। ओके, अगर ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा। ऑब्जर्वेशन क्या है? जो भी आपके सेंसेस हैं उनके साथ, मींस साइंटिस्ट यूज ऑल ऑफ देयर सेंसेस, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, देखते हैं, सुनते हैं,
ये सेंसेस इस्तेमाल कर जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन को हम एक्सपांड कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं कि उनके बारे में जो भी लिटरेचर है वो पढ़ ले, तो उसको लिटरेचर रिव्यू कर ले तो हमारी ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या है हमारा हाइपोथेसिस, कि ऑब्जर्वेशन आपने कर ली कि आपका मसला क्या है, कि ये है। अभी आप यूज करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग, या साइंटिस्ट यूज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि आइसोलेटेड फैक्ट, डिफरेंट फैक्ट्स को मिलाकर आप एक मुकम्मल एक पिक्चर बनाते हैं, डिफरेंट चीजों को मिलाकर एक आप होल बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं कि ये मामला इस तरीके से है। तो मीन्स हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में इंडक्टिव रीजनिंग का बहुत ज्यादा किरदार है। आपने मच्छर का मिसाल दिया, कि मलेरिया का मिसाल दिया, कि मलेरिया के बारे में काफी सारी चीजें हैं आपके इंडक्टिव रीजनिंग, कि भाई गंदा पानी है, मच्छर हैं, गंदी हवा है, ये 3 4 5 चीजें जो है ना आप मिलाकर आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि मच्छर जो है ना मेन चीजें हैं जिसकी वजह से मलेरिया हो रही है। तो मीन्स ये आइसोलेटेड, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है? इट्स a statement that can be tested in a manner suited to the process of science, या टेंटेटिव स्टेटमेंट, या इस तरीके से साइंटिफिक गेस, ये सारे जो है ना छोटे छोटे डेफिनेशन है जो बार बार आती रहती हैं, वो हाइपोथेसिस कहते हैं। वंस यू हैव डेवलप हाइपोथेसिस, नाउ यू हैव टू उनको एक्सपेरिमेंटली, या अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं है तो ऑब्जर्वेशन से उसको जो है ना टेस्ट करें हाइपोथेसिस को, कि आपका हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। तो उसको हम डिस्कस करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए वी यूज डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, लेकिन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वी डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। और इसमें हम लॉजिक इस्तेमाल करें, अगर इफ है देन ये होगा, इफ देन अगर ये है तो ये हो सकता है, अगर ये है तो वो हो सकता है, ये हम करते हैं। और फिर एक्सपेरिमेंट के लिए हम अगर उसको टेस्ट हाइपोथेसिस करेंगे तो हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे। साइंटिस्ट इंटेंट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, उसको हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स में एक्सपेरिमेंट में हम साइंटिस्ट यूज करते हैं मॉडल एज ए रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करते हैं, और कुछ में हम एज ए कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, कि भाई हमें अगर रेट्स के ऊपर या माइस के ऊपर कोई रिसर्च करनी है, तो भाई माइस के ऊपर जो है ना फिलानी मेडिसिन का क्या असर है, तो हम एक को कंट्रोल में छोड़ते हैं और दूसरे को फ्री में छोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई ये नॉर्मल जो ना विदाउट कंट्रोल वो कैसे बिहेव करता है सेम, और ये कैसे करता है। तो कंट्रोल मैंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन में कंट्रोल ग्रुप भी इस्तेमाल करते हैं और मॉडल भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी अब कोरोना का मसला, इसमें हम मॉडल में बहुत ज़्यादा एनिमल्स इस्तेमाल के, स्पेशली रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ मॉन्की से इस्तेमाल कर रहे हैं। देन साइंटिस्ट मस्ट एनालाइज द डेटा, जो डेटा आपको मिली, टू रीच द कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट से या ऑब्जर्वेशन से आपको डेटा मिली, तो क्या हो सकता है कि उस कंक्लूजन से आपका हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, आपका सही हो सकता है। अगर गलत होगा तो आपसे आपने उसी कंक्लूजन से, एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से आप दूसरा हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और फिर साइंटिस्ट जो है ना अपनी रिसर्च जो है ना साइंटिफिक जो फाइंडिंग है साइंटिफिक जर्नल में जो है ना भेजते हैं, वहाँ पब्लिश होती है, और जो लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो क्रिटिसाइज करते हैं, और इसी तरीके से जो है ना और भी रिसर्च करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एक चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एक हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसके, साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। तो साइंटिफिक थ्योरी हमारी बायोलॉजी में सेल बेस्ड थ्योरी है, होम्योस्टेसिस बेस्ड थ्योरी है, जीन बेस्ड थ्योरी है, इकोसिस्टम थ्योरी है, एवोल्यूशन की थ्योरी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो थ्योरीज हैं। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड है जो मैंने एक्सप्लेन किया। कैन सी दैट
we use scientific method every day. Suppose one morning that your vehicle does not start, which of the follow? तो आप जानते हैं इस, क्योंकि हाइपोथेसिस वेरी मच स्पेसिफिक, तो इसका मतलब क्या है, लेट तो हो गया है, अभी स्टार्ट का मामला है, तो मीन्स स्टार्ट हमेशा बैटरी से होता है, इसका ताल्लुक इससे बैटरी से, तो बैटरी इज द डेड द राइट ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन जो है इनके ठीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया वो आपको अभी आप यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द हाइपोथेसिस? नंबर ए, विल इंक्रीजिंग माई किड्स फूड इंक्रीज हर वेट, क्या मैं जब अपनी बिल्ली को ज्यादा खाना दूंगा तो उनका वजन भी ज्यादा होगा, एक, क्या ये हाइपोथेसिस है? बी है, इंक्रीजिंग माई किड्स फूड कंजप्शन विल रिजल्ट इन अ 25% इंक्रीज इन हर वेट, कि अगर मैं फूड इंक्रीज करूंगा अपनी कैट का तो उनकी 25% जो है ना वेट इंक्रीज है, क्या ये हाइपोथेसिस है? आई विल फीड माई कैट मोर फूड, क्या ये ऐसा हाइपोथेसिस होता है? डी ऑप्शन है, माई कैट हैज गेन वेट देयरफॉर शी इज ईटिंग मोर फूड, माई कैट, अभी आपको ये सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगेंगे। आप यहाँ हाइपोथेसिस में देख लें कि हाइपोथेसिस आपने इंडक्टिव रीजनिंग से डेवलप किया फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और ये टेस्टेबल स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ऐसा वेग स्टेटमेंट नहीं है, तो और ये साइंटिफिक गेस है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है हाइपोथेसिस में, जनरल नहीं है। अब आप ऑप्शंस को देखेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन बिल्कुल वेग है, विल इंक्रीज माई किड्स फूड इंक्रीज, ये हो सकता है, कभी ऐसा भी ना हो लेकिन हो सकता है, लेकिन ये वेग स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, इंक्रीज माई किड्स फूड कंजप्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग माई किड्स फूड कंजप्शन विल रिजल्ट इन 25% इंक्रीज इन, आप इसमें क्या करें, क्या है कि वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, 25% की बात कर रहा है, तो हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट जो स्पेसिफिक हो और साइंटिफिक गेस पे मुश्तमिल हो, ऐसा नहीं, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर फूड जो है ना कैट को साइज इंक्रीज करा है तो आप सब पूछ सकते हैं भाई आपके एक्सपेरिमेंट में कितना आपने कैलकुलेट किया, कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप कहेंगे कि मैंने हाइपोथेसिस में नहीं था, तो वो ही कहेंगे कि आपका हाइपोथेसिस वेग था, वीक हाइपोथेसिस था, तो इस वजह से हाइपोथेसिस में एक तो वो टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, दूसरा जो होता है वो इट इज वेरी मच स्पेसिफिक स्पेसिफाइड, तो ये स्टेटमेंट कि ये ऑल जो है ना ए सी डी ये वेग स्टेटमेंट है, और ये जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो बी है जो करेक्ट है इसका हाइपोथेसिस का। आफ्टर फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस अ साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट जब हाइपोथेसिस बना लेता है तो क्या करता है? ऑप्शन ए, प्रूव द हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स, कि वो प्रूव करता है कि फॉल्स है या ट्रू है। टेस्ट द हाइपोथेसिस। सी, डिसाइड हाउ टू बेस्ट अवॉइड हैविंग अ कंट्रोल। मेक श्योर एनवायरमेंटल कंडीशन आर जस्ट राइट। ई, फार्मुलेट अ साइंटिफिक थ्योरी। मैं दोबारा आपको साइंटिफिक मेथड के चार्ट पे ले जाना चाहता हूँ। ऑब्जर्वेशन से क्या डेवलप हुआ? हाइपोथेसिस। वंस हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट टेस्टेबल स्टेटमेंट डेवलप हुआ, अब साइंटिस्ट क्या कर रहा है कि उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट और फर्दर ऑब्जर्वेशन। तो मींस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, गलत और सही तो वो कंक्लूजन में आएगा ना, उस डेटा पे मैं बने, तो हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि टू टेस्ट हाइपोथेसिस। तो इसमें आफ्टर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस साइंटिस्ट प्रूव द हाइपोथेसिस राइट, नहीं, प्रूव तब होगा जब आपकी वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होगी, वो अनदर स्टेप।
ये बी ऑप्शन जो है ना वो सही है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसे टेस्ट करते हैं। बाकी आप ऑप्शन देखें, डिसाइड हाउ टू अवॉइड बेस हैविंग कंट्रोल, नहीं नहीं, ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन में होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट डिजाइन में वो स्पेसिफिक है, लेकिन टेस्ट करेंगे तो बाद में होगा ना, वो आप डिसाइड करेंगे आपके एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल हो ही ना हो, या मॉडल आप यूज करें। डी, मेक श्योर इन्वायरमेंट कंडीशन आर जस्ट राइट, वो तो कंट्रोल अगर करेंगे तो वो उसमें हो सकता है, अगर जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन में आप डिसाइड करेंगे कि आप इन्वायरमेंटल किसी में कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे। फार्मूलेटेड थ्योरी, हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी होती नहीं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट डिजाइन होते हैं, उनके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद जो है ना फार्मूलेटेड थ्योरी। तो बी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है कि साइंटिस्ट टेस्ट हाइपोथेसिस। Which of the following are agent of natural selection? Change in the environment, competition among individual for food and water, C, predation by another species, D, competition among member of population for prime nesting site, E, all of these are correct. इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बात बायोलॉजी के किताब से ली गई है, मेजर की किताब से ली गई है, तो इस वजह से मैं उनका सोर्स आपको एक्चुअली दिखा लेता हूँ। नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में इन्वायरमेंट सिलेक्ट करता है ट्रेट, और वो जो है ना ट्रेट जो है ना ऑप्ट करता है और पास करता है नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि जो भी अगर मॉडिफिकेशन आए अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होती तो वी कैन नॉट कॉल इट नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें कौन से सिलेक्टिव एजेंट हो सकते हैं, हमारा इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट, पानी, वो सारी कुछ जो बायोटिक है वो हो सकते हैं। और बायोटिक एजेंट जैसे प्रीडेशन बाय स्पेशी ऑप्शन है, आप देखा कि कोई खा रहा है किसी को, कुछ ग्रेज कर रहा है, तो उसी इन्वायरमेंट में लिविंग जो है ना वो भी जो है ना सिलेक्टिव एजेंट करे। और तीसरी अहम बात जो है ना वो म्यूटेशन है, कि आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई वेरिएशन आती है, पॉपुलेशन के जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आ जाती है, तो इनकी वजह से आती है। और अबायोटिक फैक्टर में जो है ना फूड का जो ताल्लुक है उसी एनिमल से जिसमें कोई चेंजेस आ रही है, तो वो भी जो है ना एक अहम एजेंट है नेचुरल सिलेक्शन में। तो मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आपने पिछली स्लाइड से देखा। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, बिल्कुल अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। कंपटीशन अमंग फूड अमंग इंडिविजुअल फॉर फूड एंड वाटर, बिल्कुल हो सकता है इसकी वजह से। प्रीडेशन बाय अनदर स्पीशी, उस वजह से जेन वो चेंज करता है, तो बिल्कुल ये भी नेचुरल सिलेक्शन में। कंपटीशन अमंग मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द प्राइम नेस्टिंग साइट, तो ये सारे ऑप्शंस जो है नेचुरल सिलेक्शन के एजेंट्स है, ये काज करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ई। फिफ्टीन, which of the following is an example of natural selection? A is in a very wet year, some plant grow usually tall stalk and large leaves. दूसरा ऑप्शन है बी, after several unusually cold winters, squirrels with extra layer of fat have the more offspring. C, squirrel may have long or short tails. D, dogs with longer legs are able to run faster than long dogs with shorter legs. तो इसी एमसीक्यू में कौन सा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का? एक को तो बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर सकते हैं कि एक ईयर में, वेट ईयर में कुछ प्लांट के पत्ते जो है ना ज्यादा बड़े होते हैं या स्टॉक बड़ी होते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं,
क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन का ताल्लुक वो एडाप्टेशन, वो मॉडिफिकेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो। बी, आफ्टर सेवरल अनयूजली कोल्ड विंटर, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, स्क्विरल विद एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फेट हैव मोर ऑफ स्प्रिंग। बाकी तो सरवाइव नहीं कर सकते ना, कोल्ड विंटर्स में स्क्विरल वही सरवाइव करेंगे जिसमें कोई ना कोई एडाप्टेशन है, वही बच्चे देंगे। तो ये जो है ना आपका मिसाल हो सकता है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, सी को देखें, स्क्विरल में हैव लॉन्ग और शॉर्ट टेल, ये हो सकता है, लेकिन इनमें एडाप्टेशन को, पर्टिकुलर एडाप्टेशन की बात नहीं है, कोई किसी कैरेक्टर की बात नहीं है। The dogs with longer legs are able to run faster than dogs with shorter legs. तो रनिंग लॉन्गर लेग्स तो हैं क्या? यहाँ अगर इस स्टेटमेंट लॉन्गर लेग की कोई स्पेसिफिक चीज हो तो, क्योंकि इसमें ये चीज इस वजह से वो ज्यादा रन कर रहे हैं तो हम इसे कंसिडर करते हैं। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो बी है, बी। इस ऑप्शन में इस एमसीक्यू में नंबरिंग का थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवोल्यूशन इज अ फॉल्स। ओके, यहाँ इसमें आप देखेंगे सारे एवोल्यूशन को डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं है। ए है एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन ऑर्गेनिज्म बिकम मोर adapted to the environment. A trait selected for may suddenly become selected against when the environment changes. D, some traits are neither selected for nor against. तो मैं इनको थोड़ा सा बिहेवियरल होती है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ऑलवेज रिजल्ट इन बिकम मोर अडॉप्टेड टू एनवायरनमेंट, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया उससे ज़्यादा अडॉप्ट हो गया। वो कैरेक्टर आपके लिए नेगेटिव हो सकता है अगर माहौल चेंज होता है। तो ये ऑलवेज का कॉन्सेप्ट यहाँ जो है ना बी में वो थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सी जो है ट्रेट सिलेक्टेड फॉर मे सडनली बिकम सिलेक्टेड अगेंस्ट, मीन्स अगर एक ट्रेट जो सिलेक्टेड हुआ किसी हक में हुआ कि इस कंडीशन को काउंटर करना, वो आगे चलकर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो वो आपके अगेंस्ट में हो सकता है, उस एनिमल के अगेंस्ट में हो सकता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी, सम ट्रेट्स आर नीदर सिलेक्टेड फॉर नार अगेंस्ट, कुछ यस ऐसे ट्रेट होते हैं, रैंडम ट्रेट होते हैं जो किसी के अगेंस्ट भी नहीं होते और किसी के जो ना हक में भी नहीं होते, किसी जानवर के अगेंस्ट में भी नहीं होते, किसी के यहाँ तक। तो यहाँ जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बी है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। Which of the following is the smallest unit of life that can exist as a separate unit? इसमें आप समझ लें, ये ट्रिक के तौर पे समझ लें कि ये जो चीज पूछना चाहता है, एन आर्गन, क्या ये कोई आर्गन सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? क्या डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के सिवा काम कर सकता है? कोई आर्गन काम कर सकता है सेपरेट? क्या कोई टिश्यू सेपरेट एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर कहेंगे कि ये नहीं कर सकते। और आर्गनील भी ऐसे नहीं होते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। एक सेल ही है जैसे यूनिसेलुलर में एक उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है कि सेल जो है ना is the smallest unit of life that can exist as separate unit. बाकी नहीं कर सकते। आर्गनील तब काम करेंगे जब दूसरे आर्गनील होंगे, टिश्यू तब काम करेंगे और टिश्यू उनको सपोर्ट करे, आर्गन तब काम करेंगे दूसरा आर्गन उसे सपोर्ट करेगा, सिस्टम तब काम करेगा तब दूसरा सिस्टम। इंडिपेंडेंटली कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सेल कर सकता है किसी के फॉर्म में हमारे
यूनिसेलुलर सेल के फॉर्म में, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ ईच सेल टू मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। सेल जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखता है तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। बिल्कुल नहीं, ये तो चेंजेस को कहता है। होम्योसिस, मेंटेनिंग ऑफ सिस्टम, बिल्कुल ये करेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को देखो, मेटाबॉलिज्म इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस, तो ये भी नहीं है। एडाप्टेशंस, एडाप्टेशन मॉडिफिकेशंस तो हम कहते हैं, लेकिन कैन नॉट मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, और क्या उसका फिजियोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये फिजियोलॉजी का एक एस्पेक्ट है, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन है। If the volume of cell increase, its surface area relative to the volume will, ये सवाल पूछा अगर किसी सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, मास पर यूनिट एरिया, ओके, मींस क्वांटिटी मास, क्वांटिटी ऑफ मास अगर इंक्रीज हो, क्या उसी ही परसेंटेज से, उसी ही रेशियो से क्या उसका सरफेस पे इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ओके, तो क्या ए इंक्रीज होगा उसका, अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो सरफेस पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ए है डिक्रीज, बी क्या है? इंक्रीज टू अ लेसर डिग्री, सी रिमेन सेम, इंक्रीज द प्रोपोर्शनली, एंड इंक्रीज टू अ लार्ज डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, आप इसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ज्यादातर सेल बिल्कुल स्मॉल साइज में क्यों है, एक्सेप्ट फिशेस के एग्स होते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स के एग्स होते हैं, या नर्व सेल, उनके बाद छोड़कर इन सेलों को बाकी सेल जो है छोटी साइज में क्यों होते हैं? इनके दो रीजन है। एक रीजन यह है कि स्मॉल साइज ऑफ सेल इज दैट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, मींस जितना ये मास है न्यूक्लियस में, उनका रेशियो इस साइटोप्लाज्म में जो क्वांटिटी पाई जाती है उनका रेशियो सेम सेम होना चाहिए। अगर ये इनका इंक्रीज हो गया, अगर मीन्स ये वॉल्यूम जो है ना न्यूक्लियस का छोटा और इनका ज्यादा हो गया है, तो ये कैन नॉट कंट्रोल द साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है ना बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना। बराबर का मकसद तो उसका जो फिक्स रेशियो है उसके मुताबिक है। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ गया तो उससे न्यूक्लियस के नॉट कंट्रोल। ये वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम सेल की साइज को लिमिट करता है। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में यहाँ तस्वीर से, ये बाहर सारे, इसमें जो भी चीजें हैं वो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वट एवर प्रेजेंट इन द सर्किल, दैट्स हमारा वॉल्यूम। ये बाहर वाली जो एरिया है उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ये उनका सेंटर है, सेंटर से बाहर यहाँ जो लेंथ है उसको हम रेडियस कहते हैं। ये रेडियस बढ़ेगा तो सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, और सेल का वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन सेल की सरफेस एरिया उसी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। जितनी स्पीड से वॉल्यूम बढ़ेगा सरफेस एरिया भी इतनी से नहीं बढ़ेगी। तो मीन्स रेडियस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज होगी लेकिन उसी रेशियो से इंक्रीज नहीं होगी। ओके, ये आप समझ लें। इसमें आप देख लें कि एक सेल है उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, दूसरा ये इनका 2 है, 4 है, इनकी सरफेस एरिया 12.57 और इनकी 50.26 और इनकी 201.06। देख लें इनका वॉल्यूम कितना,
इनकी रेडियस 1 है तो वॉल्यूम कितना 4.19 हो गया। रेडियस 2 है तो इसका जो है ना वॉल्यूम 33.51 है। और इसका रेडियस 4 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 268 है। तो इनका अगर सरफेस वॉल्यूम रेशियो 3 है और ये 1.5 है, मीन्स डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इसी सेंस में नहीं हुआ कि नेगेटिव डिक्रीज हुआ है, जिस स्पीड से वॉल्यूम बढ़ रहा था इसी स्पीड से रैपिडली जो है ना उनकी सरफेस एरिया नहीं बढ़ रही था। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि वॉल्यूम रेडियस ऑफ सेल लेंथन्स and the cell volume increase more rapidly than cell surface। जैसे रेडियस बढ़ेगा तो सेल वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू द सेल सरफेस। ओके, और ये क्यों होता है कि सेल नीड्स द नीड फॉर द न्यूट्रिएंट इन रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये सारे जो है ना वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। और सेल टेक अप न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट वेस्ट थ्रू द सरफेस एरिया के थ्रू करता है। अगर सेल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया थोड़ी सी उनका रेशो स्मॉल होगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, इस वजह से सेल का की साइज कम होती है। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम विल डिक्रीज नहीं, बिल्कुल ये गलत है, डिक्रीज नहीं हो रही। इंक्रीज टू लेसर डिग्री, ये करेक्ट इस सेंस में है कि इंक्रीज हो रही है लेकिन लेसर डिग्री, थोड़ी सी कम रेशो से, कम शरह से। ये ऑप्शन गलत है। रिमेन सेम, बिल्कुल नहीं, नहीं सेम रहे, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा कि वो एक 1 इंक्रीज हो तो वो भी नहीं, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया थोड़ी सी कम इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी गलत ऑप्शन। इंक्रीज टू द लार्ज डिग्री, बिल्कुल नहीं, लेसर। तो सी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप ऑप्शंस को देखें, द स्मॉल द फैक्ट दैट दे आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि साइज, स्मॉल साइज कोरिलेट किससे करती है। बी देर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक नेचर, बिल्कुल नहीं कर रही है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। स्मॉल साइज of cell base correlate with an adequate surface area for exchange of material, बिल्कुल इससे करते हैं कि सरफेस अगर मीन्स सेल की साइज बढ़ जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया उसी तरीके से इंक्रीज नहीं होती, तो ये मसाइल हो सकते हैं। तो इस वजह से सेल की साइज इस वजह से छोटी है कि वो आसानी से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, उनकी सरफेस एरिया से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वो आसानी से हो सके। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। डी क्या है, द फैक्ट दे मे कम इन मल्टीपल साइज, वो एक्सेप्शंस कुछ हैं लेकिन वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं। ऑल आर करेक्ट, तो ऑल आर करेक्ट नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ना वो हमारा अ केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप वुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ microtubules and microfilaments, A. B. Just protein, C. Just lipids, D. Cells, E. Both protein and phospholipid। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई भी इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम, उनकी आप एनालिसिस करेंगे, उस मेम्ब्रेन आप जानते हैं किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लाइक प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन में तो ये नहीं होते ना, सेलुलोज सेल वॉल में होते हैं। बाकी बचे ये दो ऑप्शन और ये दोनों होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई है। तो ये ऑप्शन अक्सर आता रहता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता रहता है। तो ये आज का लेक्चर था, आज का सिंपल चीजें थी।
सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।